हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड कंप्लीट कर लिया है एंड उसके साथ साथ हमने बाकी के जो न्यू न्यू लेबर कोड्स हैं वो भी सारे कंप्लीट कर दिए हैं। उन सब की डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप आई बटन में क्लिक करके वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। हम आज इस वीडियो में द माइंस एक्ट 1952 पढ़ेंगे। लेट गेट स्टार्टेड विथ माइंस एक्ट। ये इनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1952 को। ये एनफोर्स हुआ था, मतलब इसके प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई हुए थे 1 जुलाई 1952 को। ये एक्ट क्यों बना? ताकि जो इस एक्ट से पहले माइंस को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए जो लॉज थे उन सब छोटे छोटे लॉज को अमेंड करके, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, एक साथ कंसोलिडेट करके न्यू एक्ट आया था जिसको बोला गया माइंस एक्ट 1952। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्ट है इसका जो एम है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस इन माइंस बाय प्रोवाइडिंग, अब रेगुलेट कैसे करनी है? बाय प्रोवाइडिंग मेजर्स required to be taken for the safety and security of workers employed therein। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सबसे पहली है अडल्ट। अडल्ट मीन्स पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। तो 18 साल का जो हो गया है उसको हम बोलते हैं अडल्ट। एजेंट, हु इज एजेंट? एजेंट व्हेन यूज्ड इन रिलेशन टू अ माइंड मीन्स एवरी पर्सन। अगर ये जो एजेंट वर्ड है हम माइंड्स के रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एजेंट का मतलब होगा वो पर्सन जो अपॉइंट हुआ है, हु इज एक्टिंग, वेदर अपॉइंटेड और सच और नॉट। या तो वो अपॉइंट हुआ है या वो एक्ट कर रहा है। ही इज एक्टिंग इन अ वे कि वो ओनर है, मतलब उस पर्टिकुलर माइंड का, वहाँ का जहाँ पर ये काम हो रहा है वहाँ का ओनर है, वहाँ की मैनेजमेंट को टेक केयर कर रहा है, पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है। वहाँ के जो भी माइंड है उसकी मैनेजमेंट का कंट्रोल उसके ऊपर है, सुपरवाइज कर रहा है उसको, उस डायरेक्शन दे रहा है वहाँ के वर्कर्स को कैसे काम होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई पर्सन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंट बोलेंगे। सेक्शन 2 का सब क्लॉज एच। अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड। तो एक पर्सन को हम एम्प्लॉयड कब बोल सकते हैं? इन अ माइंड हु वर्क्स एज मैनेजर, या तो वो मैनेजर की तरह काम कर रहा हो, और हु वर्क्स अंडर अपॉइंटमेंट बाय द ओनर, वो किसी ओनर के अंडर मतलब अपॉइंटेड हो, किसी एजेंट के अंदर अपॉइंटेड हो, मैनेजर के अंडर अपॉइंटेड ऑफ माइंड, और विद द नॉलेज ऑफ मैनेजर, या उसकी नॉलेज में हो कि हाँ ऐसा पर्सन वर्क कर रहा है, वेदर फॉर वेजेस और नॉट, चाहे वो वेजेस के लिए कर रहा हो या ना कर रहा हो। इन एनी माइनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कंकॉमिटेंट ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, या तो कोर माइनिंग ऑपरेशंस या उससे रिलेटेड जो काम होता है माइनिंग से रिलेटेड, जैसे हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स अप टू द पॉइंट ऑफ डिस्पैच एंड ऑफ गैदरिंग सैंड एंड ट्रांसपोर्ट देयर ऑफ इन माइन, उस पर काम कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे कि वो माइन में एम्प्लॉयड है पर्सन। इन ऑपरेशंस और सर्विस रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ अ माइन, मतलब ऐसा पर्सन जो क्या काम कर रहा है? ऑपरेशंस एंड सर्विस में काम कर रहा है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, माइंस के डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान देयर इन, बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, वेल्स और एनी बिल्डिंग वर्क नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग और फ्यूचर माइन। तो ऐसा वर्क जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, या कि जैसे कि प्लान, कोई प्लान माइनिंग से रिलेटेड है उस पर अगर काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बंदा, वो पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है। बट वो कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्डिंग का नहीं होना चाहिए, रोड, वेल्स और ऐसा बिल्डिंग वर्क नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टली माइंस के ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो। इन ऑपरेशन, सर्विसिंग, मेंटेनिंग, वो क्या काम कर रहा है? ऑपरेटिंग
servicing, maintaining, repairing or any part of any machinery used in a mine. जो भी मशीनरीज माइंस में यूज़ होती हैं उनकी ऑपरेशंस में काम कर रहा है, सर्विसिंग में काम कर रहा है, मेंटेनेंस में काम कर रहा है, रिपेयरिंग में काम कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो माइंस में एम्प्लॉयड है. In operations within premises of mine of loading for dispatch or mineral in any office of mine, in any welfare, health, sanitary, conservancy services. कोई भी वेलफेयर सर्विस पे वर्क कर रहा है, हेल्थ की जो सर्विसेज होती हैं उसमें वर्क कर रहा है, सैनिटरी सर्विसेज पे वर्क कर रहा है, कंजर्वेंसी में वर्क कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एम्प्लॉयड है इन एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाटसोएवर विच इज़ प्रिपरेटरी और इंसिडेंटल टू कनेक्टेड. तो मतलब ऐसा कोई भी वर्क जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइन से कनेक्टेड हो, बेसिकली माइंस के ऑपरेशन से कनेक्टेड हो. अगर वहाँ काम कर रहा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में आता है इन अ माइन. नाउ हु इज अ ओनर? Owner when used in respect of mine means any person who is immediate proprietor. Owner अगर हम माइंस के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में कोई बात कर रहे हैं तो ओनर कौन होगा? अ पर्सन हु इज इमीडिएट प्रोप्राइटर है, वो इमीडिएट प्रोप्राइटर है. लेसी है, ऑक्यूपायर है माइन का, और एनी पार्ट देयर ऑफ. एंड इन केस ऑफ माइन द बिजनेस वेयर ऑफ इज बीइंग कैरीड ऑन बाय द लिक्विडेटर. और अगर लिक्विडेटर के थ्रू कोई बिजनेस कैरी हो रहा है, कोई रिसीवर, सच लिक्विडेटर या रिसीवर को भी हम क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे. लेकिन उस ओनर की कैटेगरी में, उस ओनर की डेफिनेशन में कौन कौन से पर्सन नहीं आएंगे? द पर्सन हु मेयरली रिसीव्स रॉयल्टी, रेंट और फाइन फ्रॉम अ माइन. एक माइन है, वो किसी की है और उसने किसी और को दे रखी, जो पर्सन उस पर एक्चुअली में माइन में वर्क कर रहा है, और इस पर्सन को केवल रेंट वगैरह मिल रहा है, रॉयल्टी, तब हम इसको माइन का ओनर नहीं बोलेंगे. ओनर को कौन कहलाएगा? वो पर्सन जो एक्चुअली में उसमें वर्क कर रहा है, बेसिकली. इज मेयरली प्रोप्राइटर ऑफ अ माइन सब्जेक्ट टू ऑन एनी लीज, ग्रांट और लाइसेंस ऑफ फॉर अ वर्किंग देयर ऑफ, और इज मेयरली द ओनर ऑफ सॉइल एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मिनरल्स. तो मतलब ओनर वही हो सकता है जो भी माइन में वर्क हो रहा है उस वर्क में इंटरेस्टेड हो, मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड हो. ऐसा नहीं है कि केवल उसकी लैंड है तो फॉर द पर्पस ऑफ कि वो लैंड उसकी है तो वो ओनर हो जाएगा. इसमें ओनर को वो नहीं बोला गया है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. रिपोर्टेबल इंजरी means any injury other than serious bodily injury which involves or in all probability which will involve the enforced absence of injured person from the work for a period of 72 hours of or more. तो रिपोर्टेबल अगर इंजरी की हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टेबल इंजरी में सबसे पहली बात है सीरियस बॉडीली इंजरीज नहीं इंक्लूड हो रही हैं. कोई ऐसी रिपोर्टेबल इंजरी जिस इंजरी की वजह से जो पर्सन इंजर्ड हुआ है वो 72 आवर्स के लिए काम करने में असक्षम है, तो हम उसको रिपोर्टेबल इंजरी बोलेंगे. और जो आवर्स है वो क्या है? 72 आवर्स. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. नाउ सीरियस बॉडीली इंजरी. सीरियस बॉडीली इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व और इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल इन्वॉल्व the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body or permanent loss or injury to the sight, hearing or any permanent physical incapacity. तो serious bodily injury में क्या आ जाएगा? ऐसी injury जिसकी वजह से कोई body का part permanently क्या हो गया है? परमानेंटली ख़राब हो गया है, बॉडी पार्ट लूज़ हो चुका है, मतलब हमेशा के लिए लूज़ हो चुका है, आप उसको यूज़ में नहीं ला सकते हो. जैसे आई साइट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बॉडी पार्ट कट गया है, कोई एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से कोई बॉडी का पार्ट कट चुका है, परमानेंट लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप परमानेंटली फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाते हो कि आप आगे फ्यूचर में काम कर सको, तो उसको हम कहेंगे सीरियस बॉडीली इंजरी. वीक मीन्स पीरियड ऑफ 7 days बिगिनिंग एट द मिड नाइट ऑफ सैटरडे. तो सैटरडे की मिड नाइट से आफ्टर 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद से जो 7 days का जो पूरा पीरियड है, रन है, हम उसको क्या बोलेंगे? वीक बोलेंगे. तो दैट मीन्स जो वीक है वो किससे, कौन से डे से स्टार्ट हो रहा है? संडे. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया. एंड सच अदर नाइट एज मे बी अप्रूव्ड. या
या तो ये 7 days वाला लाइन जो बोला गया है प्रोविजन, या फिर ऐसा कोई भी पीरियड नाइट जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूव करा है, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ने। सो सेक्शन 3 एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टन केसेस। कौन कौन से केसेस में ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं होगा? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट दोज कंटेन्ड इन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45 एंड 46 शैल नॉट अप्लाई टू। तो 7, 8, 9, 40, 45 एंड 46 में जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। उसके अलावा जितने भी प्रोविजंस हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, वो यहाँ अगर मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होंगे हम वो पढ़ रहे हैं। पहला है कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, एनी माइन और पार्ट देयर ऑफ इन विच excavation is being made for prospecting purpose only and for the purpose and not for the purpose of obtaining mineral। तो ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई माइन जहाँ पर जो एक्सकेवेशन हो रहा है वो केवल प्रोस्पेक्टिंग, मतलब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को खोजना, मतलब उसके बारे में जानना, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करना, ठीक है। तो केवल मिनरल्स के बारे में अगर पता लगा रहे हैं कि भैया यहाँ यहाँ मिनरल्स हैं, लेकिन उसको ऑब्टेन नहीं करना है, तो अगर ऐसा कोई माइन में काम चल रहा है तो वहाँ पर इस माइन के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन मतलब इन सबके ये जो सेक्शंस हैं इनमें जो प्रोविजंस दिए हैं उसके अलावा बाकी के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। जहाँ पर नॉट मोर देन 20% आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन कनेक्शन विद सच एक्सकेवेशन, और उस एक्सकेवेशन में अगर 20 से कम लोग काम कर रहे हैं तो भी अप्लाई नहीं होंगे इस एक्ट के प्रोविजंस। उस एक्सकेवेशन की जो डेप्थ है फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, एक्सकेवेशन की जो डेप्थ है वो कितनी है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है। एंड अगर कोल है तो कोल के केस में 15 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो उस सिचुएशन में, उस ऐसी सिचुएशन में इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि अगर एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं तो जो एक्सकेवेशन है वो ऑब्टेनिंग पर्पस के लिए नहीं होना, मतलब ऑब्टेनिंग पर्पस के लिए भी होना चाहिए, केवल प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, वो ऑब्टेनिंग पर्पस के लिए भी होना चाहिए। उसका जो एक्सकेवेशन की जो डेप्थ है 6 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर कोल के लिए हो रहा है तो मतलब मिनरल्स, अगर मिनरल्स अदर देन कोल है तो 6 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर कोल है तो 15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते होने चाहिए, तभी इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नो पार्ट ऑफ सच एक्सकेवेशन एक्सटेंड बिलो सुपरजेसेंट ग्राउंड। तो सुपरजेसेंट ग्राउंड जो है उस मतलब ये जो एक्सकेवेशन है वहाँ तक एक्सटेंड अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इस एक्ट के प्रोविजंस वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। Any mine engaged in the extraction of concord, murram, laterite, boulder, gravel, shingle, ordinary sand, ordinary clay, building stone, slate, road metal, earth, fuller's earth, marl, chalk and limestone, provided that the working do not extend below superjacent ground, or where it is an open casting working, the depth of the excavation measured from its highest टू इट्स लोवेस्ट पॉइंट नोवेयर एक्सीड 6 मीटर्स। तो मतलब अगर माइन इससे रिलेटेड है, इन सब के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो फिर वो एक्सकेवेशन की हाइट जो है मतलब 6 मीटर्स से ज़्यादा अगर नहीं है, द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन मेजर्ड फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट नोवेयर एक्सीड 6 मीटर्स, तो वहाँ अप्लाई नहीं होंगे इस एक्ट के प्रोविजंस। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी वन डे डज नॉट एक्सीड 50, तो वहाँ अप्लाई नहीं होंगे। Explosives are not used in connection with the excavation. Chapter 3 Inspector and Certifying Surgeon. Chief Inspector and Inspectors. The central government may, by notification in the official gazette, appoint such person as possesses the prescribed qualification to be Chief Inspector of mine for all the territories to which this act extend, and such person as possesses prescribed qualification to be inspector of mine subordinate to chief inspector। तो chief inspector हो या inspector हो, उसको कौन अपॉइंट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। No person shall be appointed as chief inspector or inspector, or having been appointed shall continue to hold office who is, और अच्छा
इसमें है कि अगर कोई पर्सन है जिसको चीफ इंस्पेक्टर बनाना है या इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है, तो वो मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। माइन से, माइनिंग राइट से, माइनिंग वर्क से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आफ्टरवर्ड्स मतलब अपॉइंट हो गया, उसके बाद अगर वो ऐसा कनेक्टेड निकलता है तो भी उसको फिर स्टॉप कर देंगे वो ऑफिस को कंटिन्यू करने से। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल ऑर्डर। अगर जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज ए इंस्पेक्टर पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। Functions of inspector. The chief inspector may, with the approval of central government and subject to some restrictions or conditions as he may think fit to impose by orders in writing, authorize any inspector named or any class of inspector specified in the order to exercise such powers of the chief inspector under this act. तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद वो इंस्पेक्टर को ये पावर दे सकता है कि वो एज अ चीफ इंस्पेक्टर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करें। द चीफ इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ एनी इंस्पेक्टर, और एज वेल एज वो क्या कर सकता है, राइटिंग में एक ऑर्डर पास कर सकता है जिसमें वो प्रोहिबिट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंस्पेक्टर को टू इन एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर एज अ इंस्पेक्टर। पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर एंड मेजर। अब स्पेशल ऑफिसर कौन होता है, क्या करता है, उसको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन होता है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी स्पेशल ऑफिसर का जिक्र है और उसमें कोई चेंजेस नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। Any person in the service of the government duly authorized in this behalf by the special order in writing। तो कोई भी पर्सन जिसको स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये अथॉरिटी मिली है इन राइटिंग ऑफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, और स्पेशल ऑर्डर क्या है, मतलब उसका वर्क क्या है कि वो एंटर करेगा माइंस में फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग, मेजरिंग एनी माइन एंड एनी आउटपुट देयर फ्रॉम आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days नोटिस। तो जो भी स्पेशल ऑफिसर है जिसको मतलब जिसको ये अथॉरिटी मिली है कि वो माइन में एंटर कर सके फॉर द पर्पस ऑफ सर्वेइंग, माइन का सर्वे करने के लिए, लेवलिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए, लेकिन उस एंटर करने से पहले, अपना काम करने से पहले उसको एटलीस्ट 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 3 days नोटिस। तो मतलब जिस दिन भी उसको ये काम करने के लिए आना है उस दिन से 3 days पहले उसको मिनिमम, मतलब कम से कम एटलीस्ट 3 दिन का नोटिस देने के बाद ही आ सकता है। तो एक तो इसमें क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा पर्सन है जिसको अपॉइंट किया जाता है सर्वेइंग के लिए, लेवलिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो स्पेशल ऑफिसर है। और जो नोटिस है वो कितने दिन का है, 3 days का नोटिस है। Provided that where in the opinion of chief inspector or inspector an emergency exists, he may by order in writing authorize such person to enter and mine for any aforesaid purpose without giving। तो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर वो जो 3 दिन का नोटिस वाला जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं भी होगा, मतलब वो विदाउट गिविंग एनी नोटिस आ सकता है, प्रोवाइडेड कि वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो। 9A section facilities to be provided for occupational health survey. This is also very important. The chief inspector or an inspector or other officer authorized by him in writing at any time during normal working hours। तो किसी भी टाइम में, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, किसी भी टाइम में वो क्या कर सकते हैं, माइंस में, और एनी टाइम डे और नाइट एज मे बी नेसेसरी अंडरटेक सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। तो चीफ इंस्पेक्टर या इनफैक्ट इंस्पेक्टर या कोई ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में, वो क्या कर सकता है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, जो भी डे और नाइट के नॉर्मल वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू मैनेजर ऑफ द माइन। ओनर और एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन शैल अफोर्ड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज़। तो मैनेजर को नोटिस देने के बाद वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं, और जो ओनर होगा या एजेंट होगा या मैनेजर होगा उसको पूरी जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ है एग्जामिनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, प्लांट और मशीनरी की टेस्टिंग के लिए, कलेक्शन के लिए, जो सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं उन सब के लिए, सर्वे के लिए जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी टू दी सच इंस्पेक्टर और ऑफिसर। Every person employed in a mine who is chosen for examination
in any safety and occupational health survey under subsection 1 shall present himself for such examination at such place as may be necessary and shall furnish all information. तो जो भी पर्सन चूज किया जाता है जिसको भी, ताकि जिसका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे हो सके, उसको अपने आप को प्रेजेंट करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सर्वे के लिए. द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन, और जो पर्सन मतलब जो उस पर्टिकुलर सर्वे के लिए अपने आप को प्रेजेंट करवा रहा है, जाहिर सी बात है उस समय वो वर्क तो कर नहीं सकता, वो अपने आप को उसका एग्जामिनेशन हो रहा है. तो जो टाइम उसने उस पर्टिकुलर सर्वे या एग्जामिनेशन में दिया है, अपना स्पेंड करा है, शैल बी काउंटेड टूवर्ड्स हिज वर्किंग टाइम. तो उस टाइम को हम ये मानेंगे कि वो वर्किंग में था, मतलब वो वर्किंग टाइम में ही काउंट होगा अगर उसने अपने आप को प्रेजेंट करा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए. और उसको जो ऑर्डिनरी वेजेस होते हैं वही मिलेंगे. सपोज एक पूरा दिन उसका सर्वे में निकल गया, तो उस एक दिन के क्या उसको वेजेस मिलेंगे? यस मिलेंगे, क्योंकि वो जो टाइम था, जिस टाइम पे वो सर्वे उसका हो रहा था, जिस टाइम पे उसका एग्जामिनेशन हो रहा था, वो वर्किंग डे ही काउंट होगा. For the purpose of this section, ordinary rates of wages means basic wages plus DA and underground allowances and compensation in cash, including such compensation, if any, occurring through the free issue of food and grains, edible oils, or as person employed in a mine may for the time being entitled to, but does not include a bonus other than the bonus given as incentive for production. तो अगर ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस की बात करी जाए तो ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस में क्या क्या आ जाएगा? पहला बेसिक वेज आ जाएगा, देन डीए आ जाएगा, अंडरग्राउंड अलाउंसेस आ जाएंगे, एंड कॉम्पनसेशन आ जाएगा इन कैश. और कॉम्पनसेशन जैसे फूड ग्रेन, जो फ्री फूड ग्रेन्स होते हैं वो, एडिबल ऑयल्स होते हैं वो, या जो भी जो उसको एंटाइटल्ड है वो सब चीज़ें वो मिलेंगी. लेकिन उसमें क्या नहीं आएगा? बोनस. लेकिन कौन सा बोनस नहीं, मतलब एक तो बोनस है जो उसको एज अ इंसेंटिव मिल रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वो बोनस इंक्लूड होगा, बट अदर बोनस इंक्लूड नहीं होगा. और ऐसा कोई भी कॉम्पनसेशन जो उसको मिल रहा है एज अ फ्री हाउसिंग, फ्री सप्लाई ऑफ कोल, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी, सिक अलाउंसेस, केरोसिन ऑयल, बास्केट, टूल्स, ये सब उसके ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस में इंक्लूड नहीं होंगे. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी. तो ये सारी, ये जो मैं अभी बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ, ये इंक्लूड नहीं होंगी. एनी पर्सन हु ऑन एग्जामिनेशन इज फाउंड unfit to discharge the duties for which he was discharging in a mine immediately before presentation shall be entitled to undergo medical treatment at a cost of owner, agent or manager with full wages. तो मतलब अगर कोई पर्सन है जिसका एग्जामिनेशन हुआ था, फिर वो बाद में एग्जामिनेशन में अनफिट डिक्लेयर होता है, तो फिर उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, जिसका खर्चा कौन देगा? वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो ओनर, एजेंट, मैनेजर देगा, और उस पर्सन को फुल वेजेस मिलेंगे. मतलब ट्रीटमेंट का जो भी उस दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान उसको फुल वेजेस मिलेंगे. और ये चीज़ ध्यान में रखना. और ये वाला कि ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस में क्या क्या आता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखना. बेसिक वेज, डीए, अंडरग्राउंड अलाउंसेस, ये इंपॉर्टेंट है. If after medical treatment the person referred to in subsection 4 is declared unfit to discharge the duties for which he was discharging in mine immediately before presenting himself for the examination, and such unfitness is directly attributable to his employment in the mine before such presentation, the owner, agent, manager shall provide such person with an alternative employment in a mine for which he is medically fit. तो अगर ट्रीटमेंट के बाद भी वो मेडिकली फिट नहीं होता है पर्टिकुलर माइन में, जिस काम को, जिस माइन में, और जिस काम को उस माइन में वो पहले कर रहा था, उस ट्रीटमेंट के बाद भी वो अनफिट है और वो काम करने के लिए भी फिट नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर सकता अब, तो उस सिनेरियो में जो ओनर होगा या मैनेजर या एजेंट होगा उसको एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे. कौन सी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट? जिसके लिए वो मेडिकली फिट है, जिस काम को करने के लिए वो मेडिकली फिट है. Provided that where no such employment is immediately available, such person shall be paid by the owner, agent and manager disability allowance determined in accordance with the rate prescribed. और अगर ऐसी कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है जिसको वो कर सकता है, जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए वो मेडिकली फिट है, क्योंकि पहली जो कर रहा था
ट्रीटमेंट से पहले, एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के बाद और ट्रीटमेंट के बाद भी अब वो करने के लिए मतलब अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट है। तो जाहिर सी बात है उसकी जॉब चली जाएगी, तो वो खाएगा क्या ना। तो उसकी वजह से उसको एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर, एजेंट या मैनेजर की। बट अगर ऐसी कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है जिसके लिए वो मेडिकली फिट है जिसको करने के लिए, तो उस केस में उसको फिर डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। कौन देगा? ओनर, एजेंट या मैनेजर। Provided further that where such person decides to leave his employment in the mine, he shall be paid by the owner, agent, manager a lump sum amount by way of disability compensation determined in accordance. अगर वो पूरी तरह से छोड़ना चाह रहा है तो फिर उसको क्या होगा? डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन मिलेगा। डिसेबिलिटी अलाउंस तब मिल रहा है जब फॉर द टाइम बीइंग वो काम करने के लिए अनेबल, अनफिट है। सपोज कुछ टाइम के लिए वो अनफिट है कोई भी काम करने के लिए, प्रेजेंट काम भी, और अगर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है तो वो अनफिट वैसे भी है, उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर डिसेबिलिटी अलाउंस मिल सकता है। लेकिन अगर वो अपना वर्क छोड़ देता है, मतलब वो क्विट करता है ड्यू टू डिसेबलमेंट, तो फिर उसको डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन मिलेगा। सर्टिफाइंग सर्जन, The central government may appoint qualified medical practitioner to be certifying surgeon. तो certifying surgeon को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट विद इन लोकल लिमिट्स, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक अ सर्टिफाइंग सर्जन with the approval of central government authorize any qualified medical practitioner to exercise all or any of his power under this act for such period as सर्टिफाइंग सर्जन में स्पेसिफाई। तो सर्टिफाइड सर्जन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अपॉइंट करा है, अब वो फर्दर एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है आफ्टर कंसल्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पर्सन वो सर्टिफाइंग सर्जन चाहता है कि वो पर्सन उसकी कुछ या सारी की सारी पावर्स को एक्सरसाइज करे फॉर द टाइम बिंग, जितने टाइम के लिए वो बोलेगा, जितने टाइम के लिए वो स्पेसिफाई करेगा। And the reference to certifying surgeon shall be deemed to include reference to qualified medical practitioner। तो अगर सर्टिफाइड, देखो इसमें ये बोल रहा है कि पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफाइंग सर्जन को अपॉइंट करेगी। अब सर्टिफाइंग सर्जन एक और मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकता है विद द आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, उन्हीं की पावर, सर्टिफाइंग सर्जन की पावर को, सारी की सारी पावर या कुछ पावर को एक्सरसाइज करेगा। कितने टाइम के लिए कितनी पावर, वो सब कौन स्पेसिफाई करेगा? सर्टिफाइड सर्जन। और जब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाइंग सर्जन की पावर को एक्सरसाइज कर रहा होगा, उसके बिहाफ में काम कर रहा होगा, तो हम उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी सर्टिफाइंग सर्जन ही मानेंगे। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड to be or authorized to exercise power of certifying surgeon or having been so appointed continue to exercise power who is or becomes the owner, agent or manager of a mine or is or become directly or indirectly interested therein। तो ऐसा कोई पर्सन ऑथराइज्ड ऐसा कोई पर्सन जो सर्टिफाइड सर्जन काम कर रहा है, जिसको अपॉइंट किया गया है एज सर्टिफाइड सर्जन, अगर वो बाद में ओनर, एजेंट या मैनेजर की तरह अपॉइंट हो जाता है या बन जाता है, या वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइंड से कनेक्टेड हो जाता है, तो फिर वो सर्टिफाइड सर्जन के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकता, और अगर हो चुका है तो फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो सर्टिफाइंग सर्जन से कैरी आउट सच ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी? द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन माइंड इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशन, the exercise of such medical supervision as may be prescribed for any mine। पर्सन का, जो भी पर्सन इंगेज है, जो भी वर्कर्स काम करे माइन में, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल सुपरविजन। अगर कोई इलनेस है, केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड विच इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव आर ड्यू टू नेचर ऑफ एनी प्रोसेस, और वो जो इलनेस अकर हुई है वो किस वजह से हुई है? वो जो माइंड में जो काम चल रहा है उसकी वजह से हुई है। तो उसके बारे में मतलब पूरा पता करना, उसके बारे में सब देखना कि कौन सी इलनेस है, क्या है, मतलब कौन सी वर्किंग कंडीशंस जो प्रिवेल कर रही हैं उसकी वजह से हुआ है, क्या इलनेस है, क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में डिटेल्स में जो भी काम होता है, तो सर्टिफाइंग सर्जन की ये ड्यूटी है। चैप्टर 3 कमिटी। The central government with effect from such date as government may
स्पेसिफाई कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट अ कमिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कमेटी ऑफ अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग द चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट एज अ चेयरमैन। तो सबसे पहला पर्सन कौन होगा, जिसको जो गवर्नमेंट की सर्विस में होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, लेकिन वो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं हो सकता, जिसको अपॉइंट कौन करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो एज अ चेयरपर्सन काम करेगा। ठीक है, चेयरमैन काम करेगा। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन, तो दूसरा कौन होगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन भी उस कमेटी का मेंबर होगा। 2 पर्सन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स अपॉइंटेड। तो माइनर्स जितने भी काम कर रहे वर्कर्स, उन वर्कर्स में से जो 2 वर्कर्स होंगे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर्स, उनको अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 पर्सन जो ओनर ऑफ माइंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा मेंबर ऑफ दिस कमेटी एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स, और वो इंजीनियर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए माइनिंग इंडस्ट्री में, जिनको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट one at least of the person appointed under clause C shall be for representing the interest of workers in coal mine, and one at least person appointed in clause D shall be for the representing the interest of owners। तो C में हमने बोला है कि 2 पर्सन होने चाहिए जो माइनर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उन 2 में से 1 पर्सन ऐसा होगा जो कोल में जो काम कर रहे हैं लोग, कोल माइंस में, उनके वर्कर्स माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एंड सेम गोज फॉर क्लॉज डी, जहाँ पर ओनर ऑफ माइंस की बात कर रहे हैं कि 2 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो ओनर ऑफ माइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर 1 पर्सन ऐसा होगा जो कोल माइन के ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर शैल बी 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ दिस अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन भी वो मेंबर्स अपॉइंट हुए उन दिन से 3 साल तक उनका जो टेन्योर रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स नॉट विदस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस। और 3 साल के बाद जब एक्सपायरी हो जाएगा उनका टाइम पीरियड, तो रीअपॉइंटमेंट होगा, तो तब तक कर सकते हैं अपने कंटिन्यू अपनी वर्क को, अपने पोस्ट को, जब तक उनकी जगह पे कोई सक्सेसर नहीं आ जाता। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मेंबर अपॉइंटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी शैल होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग period of the term of office of the member in whose place he is appointed, and shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of his successor is notified. An inspector of mine nominated in this behalf by the chief inspector act as a secretary of the committee। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी कौन है, इंस्पेक्टर ऑफ माइन, और वो इंस्पेक्टर ऑफ माइन को किसके बिहाफ में नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय चीफ इंस्पेक्टर। तो चीफ इंस्पेक्टर नॉमिनेट करेगा उस इंस्पेक्टर को, जो इंस्पेक्टर नॉमिनेट होगा वो क्या बन जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। Resignation. A member other than chairman may resign the office by writing under his hand address to chairman। तो चेयरपर्सन, जब मेंबर्स जो होंगे अदर देन चेयरमैन, वो जब रिज़ाइन करेंगे तो वो चेयरपर्सन को रिज़ाइन देंगे, और चेयरमैन किसको रिज़ाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। द रेजिग्नेशन में टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस। तो जिस दिन उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट होगा, उस दिन से उनका रेजिग्नेशन अफेक्टेड हो जाएगा, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रेजिग्नेशन। और जिस दिन चेयरमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका रेजिग्नेशन मिला है, उस दिन से 30 दिन के बाद, मतलब आज अगर मिला है तो 30 days के बाद 31वें दिन उनका जो रेजिग्नेशन है वो इफेक्टेड हो जाएगा। और मतलब इसमें ये बोला है कि अगर सपोज आज आपने एप्लीकेशन दी टू द चेयरमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिग्नेशन की, और नेक्स्ट डे ही एक्सेप्ट हो गया, तो नेक्स्ट डे से आपका रेजिग्नेशन इफेक्ट हो जाएगा। और अगर टाइम लगा तो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद एक्सपायरी ऑफ 30 days ऑटोमेटिकली वो इफेक्टिव हो जाएगा। Notice of meeting. The secretary of the committee shall give at least 14 days notice to every member of the committee present in the India of the time and place fixed for each meeting, and shall send to each member agenda of the business to be disposed of not less than 7 days before the meeting। तो जिस दिन भी मीटिंग होनी है उस दिन से 14 दिन पहले मीटिंग
का पूरा डिटेल्स पहुंच जानी चाहिए, मतलब पता चल जानी चाहिए सारे के सारे मेंबर्स को कि कब होना है, कौन से टाइम को होना है, और मीटिंग का जो एजेंडा है, मतलब किस बेस पे, किस मुद्दे पर बात हो रही है, किस मुद्दे पे मीटिंग होगी, उसको एटलीस्ट 7 डे पहले आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। Provided that when a emergent meeting is called at least 2 days prior clear notice shall be given। और अगर ऐसी कोई मीटिंग है जो इमरजेंसी में करनी है तो उस सिचुएशन में भी 2 दिन का प्रायर नोटिस देना जरूरी है। फंक्शन ऑफ द कमेटी, अब फंक्शंस क्या है कमेटी के? कंसिडर प्रपोजल फॉर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट, इंक्वायर इनटू सच एक्सीडेंट्स, मतलब जो भी प्रपोजल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है अंडर दिस एक्ट, एंड मेक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, पहले पूरे प्रपोजल्स बनाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, और फिर क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ है या उससे रिलेटेड जो भी मैटर है उसको इंक्वायरी करना। हेयर एंड डिसाइड सच अपील्स और ऑब्जेक्शन अगेन नोटिस, अगर नोटिस और ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई अपील आई है, कोई ऑब्जेक्शन आया, उसको हेयर करना, उसको डिसाइड करना। द इंस्पेक्टर शैल नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अपील और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एन ऑर्डर और नोटिस मेड और इशूड बाय हिम। और अगर कोई ऑर्डर और नोटिस जिसके अगेंस्ट अपील गई है और जो कमेटी डिसाइड कर रही है, हेयर कर रही है, तो वो ऑर्डर अगर चीफ इंस्पेक्टर ने ही दिया है जिसके अगेंस्ट में कमेटी पूरा बैठ के बात कर रही है, तो फिर उस कमेटी का वो चीफ इंस्पेक्टर हिस्सा नहीं बन सकता। सेक्शन 15 रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, द रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एनी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द कमेटी। तो जो भी कमेटी इंक्वायरी कर रही है, वो जो भी कंडक्ट कर रही है इंक्वायरी, उसका जो एक्सपेंस होगा उसको रिकवर कैसे करना है। तो रिकवरी कभी होगी जब जो ओनर और एजेंट है वो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी नोटिस जाएगा उसके अंदर वो पे नहीं करते तो रिकवरी होगी। और रिकवरी कौन करेगा? जो भी मतलब किससे होगी? ओनर और एजेंट से होगी ऑफ द माइंड कंसर्न्ड, सो डायरेक्टेड टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन बाय द चीफ। तो चीफ इंस्पेक्टर जो भी एप्लीकेशन देगा उसके थ्रू वो किसको पे की जाएगी? जहाँ भी माइंड सिचुएटेड है, जहाँ या ओनर और एजेंट जहाँ पर रह रहे हैं उसके ज्यूरिडिक्शन में जो कोर्ट आती है उनके मजिस्ट्रेट के पास वो पैसा जाएगा। और वो कैसे रिकवरी होगी? बाय द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट्स ऑफ जो ज्यूरिडिक्शन है, जो मजिस्ट्रेट का, उनके ज्यूरिडिक्शन में जो जहाँ भी माइन है या वो रह रहे हैं वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उनकी, ओनर और एजेंट की, उसकी सेल और डिस्ट्रेस के थ्रू जो भी होगा वो अमाउंट वैसे रिकवर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 6 वीक के अंडर अगर अमाउंट पे नहीं हुआ है, तो अगर हो जाता है तो रिकवरी नहीं। रिकवरी का मतलब ही यही होता है कि जब वो खुद से पे नहीं कर रहे हैं तब रिकवर करती है कोर्ट। तो जब खुद से पे कर दिया है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो पे नहीं कर रहे हैं एक्सपेंसेस विद इन 6 वीक्स, अमाउंट को पे नहीं करा आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर, तो उसके बाद फिर ये होगा। Chapter 5 Provisions as to Health and Safety. Drinking water. Every mine effective arrangement shall be made to provide and maintain suitable points conveniently situated to sufficient supply of cool and wholesome drinking water. Provided that in the case of person employed below the ground, the chief inspector may, in lieu of drinking water being provided and maintained at suitable point, permit any other effective arrangement. तो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आपको पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट इनमें कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पर। तो एक तो ड्रिंकिंग वाटर की, तो सूटेबल प्लेस पे, सूटेबल डिस्टेंस पे क्या होने चाहिए? ड्रिंकिंग कूल एंड होलसम ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस अगर बिलो द ग्राउंड काम हो रहा है तो फिर वो अगर वहाँ पर नहीं है, बिलो द ग्राउंड अगर फैसिलिटी नहीं है, तो कोई और इफेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए। एज ऑल सच पॉइंट शैल बी लीगली बी मार्क्ड, लेजिबली मार्क्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो अच्छे से प्रॉपरली जो भी लैंग्वेज वहाँ पर ऑर्डिनरली बोली जाती है, जो समझी जाती है, उस लैंग्वेज में क्या होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर पता, मतलब मार्क होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए जहाँ पर वो फैसिलिटी है। एंड जो यूरिनल्स एंड लैट्रिन्स वगैरह होती हैं उससे 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कंजर्वेंसी,
they shall be provided separately for males and females in every mine a sufficient number of latrines and urinals for prescribed type situated to be convenient places. तो convenient places पे properly facilities available होने चाहिए conservancy की. Medical appliances. In every mine, they shall be provided and maintained so as to be readily available during all the working hours. Such number of first aid boxes, first aid cupboards की सुविधा होनी चाहिए, प्रोवाइड करवानी चाहिए. First, every first aid box or cupboard shall be kept in charge of responsible person who is trained. तो हर first aid box और first aid cupboards को एक trained, एक responsible person के charge में होना चाहिए, जिसको इन सब के बारे में पता हो, medicines के बारे में knowledge हो, first aid treatment के बारे में जानता हो. In every mine wherein more than 150 persons are employed, जहाँ पर 150 से ज़्यादा, more than 150% काम करते हैं, वहाँ पर 150 लोग एम्प्लॉयड है, वहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए विथ सच इक्विपमेंट्स एंड इन चार्ज ऑफ सच मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ एज प्रिस्क्राइब्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट एड रूम का आप पूछा जा सकता है कि कितने एम्प्लॉयज़, कितने वर्कर्स में फर्स्ट एड रूम होगा. तो मोर देन 150 वर्कर्स. The first aid room shall be in charge of qualified medical practitioner where the number of person ordinarily employed in a mine is more than 1000. तो अगर जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पर एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए उस फर्स्ट एड रूम का इंचार्ज. 22. Power of inspector when causes of danger not expressly provided against exist or when employment of person is dangerous. If in respect of any matter for which no express provision is provided. अगर किसी भी मैटर में जहाँ पर जिस मैटर से रिलेटेड कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में, और वहाँ उसमें मतलब उस मैटर में ऐसा लगता है कि चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर को ऐसा पता चलता है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है, जो माइन में काम हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर काम हो रहा है, उससे देयर इज़ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, मतलब आगे होने डेंजरस कुछ हो सकता है या अभी डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, उनकी सेफ्टी को, वहाँ पर कोई डिफेक्ट है, वो उस डिफेक्ट की वजह से कोई मतलब बॉडीली इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है. तो ऐसे में क्या होगा, ही में चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर में इन राइटिंग देयर ऑफ may give notice to the owner, agent or manager of the mine and shall take in the notice the particulars in respect of which he considers that the mine or things or practice to be dangerous, defective. तो अगर किसी भी कोई मैटर जिससे रिलेटेड वैसे कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है कि क्या करना चाहिए अगर ऐसा होता है, तो इस टाइप से अगर कोई मेंशन नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट में, तो अगर कोई ऐसा चीज़ होती है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, कोई ऐसा मैटर है जिसको चीफ इंस्पेक्टर को लगता है या इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई डेंजर है ह्यूमन लाइफ को, जो वर्कर्स वहाँ काम करें, जो लोग वहाँ पर हैं, नॉट ओनली वर्कर्स, जो वहाँ पर लोग हैं उन पे कोई डेंजर आ सकता है, उनकी सेफ्टी पे कोई बात आ सकती है, कोई बॉडीली इंजरी, कोई एक्सीडेंट अकर हो सकता है, कोई बॉडीली इंजरी हो सकती है, तो वो क्या करे, उस चीज़ की जानकारी एक नोटिस के थ्रू किसको देंगे, वहाँ के ओनर या एजेंट को देंगे, और उस एप्लीकेशन में पूरी की पूरी डिटेल्स लिखी होंगी. Where the owner, agent or manager of mine fails to comply to the terms of the notice within the period specified, the chief inspector as the case may be, may by order in writing prohibit the employment in or about any mine of any person who. तो अगर नोटिस देने के बाद जो ओनर, एजेंट या मैनेजर है उस नोटिस पे कोई भी एक्शन लेने में फेल हो जाता है, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर क्या करेगा, वो जो भी अगर फेल होते हैं, पहले तो अगर फेल नहीं होंगे तो फिर वो एक्शन लेंगे जो भी करना होगा, लेकिन अगर ओनर, एजेंट या मैनेजर अपनी काम नहीं कर पा रहा है तो फिर जो चीफ इंस्पेक्टर होगा या इंस्पेक्टर होगा वो क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा मतलब रोक देगा वहाँ पर किसी भी पर्सन की एम्प्लॉयमेंट को, कोई काम को, मतलब जो चीज़ हो रही है जिससे कोई एप्रीहेंसिव, कोई डेंजर अकर हो सकता है इन फ्यूचर, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी सेफ्टी पे कोई बात आ सकती है, तो वो चीज़ करने से प्रोहिबिट कर दे, रोक दे. If the chief inspector or inspector authorized in this behalf by journal or special order in writing
is of the opinion that there is urgent or immediate danger to the life and safety of the person employed in the mine, he may, by order in writing containing statements of the grounds of his opinion, prohibit until he is satisfied that the danger is removed the employment. तो वही है कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा कोई इमीडिएट डेंजर, कोई अर्जेंट डेंजर अगर होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, वो तुरंत ही जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनका जो काम है उसको रोका जा सकता है, जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो रोकी जा सकती हैं। तक कब तक, जब तक वो डेंजर को कम ना कर दिया जाए, उस पर कोई एक्शन ना ले लिया जाए, उसको रिमूव ना कर दिया जाए। Every person whose employment is prohibited shall be entitled to payment of full wages for the period for which he would have been, but for the prohibition in employment, and the owner, agent or manager shall be liable. तो जिस किसी की भी employment प्रोहिबिट हुई है, उस डेंजर की वजह से रोका गया है जिसका भी काम, तो ऑब्वियसली उसके वेजेस भी रुक जाएंगे। मतलब अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वेजेस भी नहीं मिलने चाहिए, बट इसमें ये बोल रहा है कि उसको वही वेजेस मिलेंगे कि अगर वो नॉर्मल सिनेरियो में वर्क कर रहा होता, जो उसको तब वेजेस मिल रहे हैं, तो उसको प्रोहिबिशन के बाद भी वही वेजेस मिलेंगे। और वो लाइबल कौन होगा पेमेंट का? ओनर, एजेंट या मैनेजर, प्रोवाइडेड दैट द ओनर, एजेंट और मैनेजर मे, इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल वेजेस, to provide such person with an alternative employment at the same wages person receiving the employment. तो अगर आप उसको फुल वेजेस नहीं देना चाहते तो फिर आप उसको क्या करोगे, एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दोगे, जो वो पहले कर रहा था सेम वेजेस पे, सेम कंडीशंस पे, जो भी वो काम कर रहा था, जिस भी टाइप का काम था उस पर आप उसको एक ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दोगे। ऑब्वियसली जो वेजेस होंगे वो भी सेम होंगे। वेयर अ नोटिस हैज़ बीन गिवन under subsection 1 or an order has been made under subsection 1A, subsection 2 or 3 by an inspector, the owner, agent of mine, within 10 days after the receipt of the notice or order, as the case may be, appeal against the same to the chief inspector, who may confirm, modify, cancel or cancel the notice. तो क्या है, अगर where a notice has been given by an inspector, तो ओनर, एजेंट या मैनेजर क्या कर सकता है, उस नोटिस के खिलाफ, उस नोटिस के अगेंस्ट, जो इंस्पेक्टर ने नोटिस दिया है उसके अगेंस्ट, विद इन 10 डेज, जिस दिन भी उनको वो नोटिस मिला है उस दिन से 10 दिन के अंदर वो एक अपील प्रिफर कर सकता है। किसको? टू द चीफ इंस्पेक्टर। एंड आफ्टर रिसीविंग दैट एप्लीकेशन द चीफ इंस्पेक्टर कैन डू वॉट? दे कैन ईदर कन्फर्म द ऑर्डर, मतलब वो जो ऑर्डर था इंस्पेक्टर का जिसके अगेंस्ट अपील गई है उसको एज इट इज़ रहने दे सकता है, उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया जा सकता है बाय द चीफ इंस्पेक्टर, एल्स उस ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा? चीफ इंस्पेक्टर पे। और अपील कितने दिन के अंदर आनी चाहिए? 10 डेज, विद इन 10 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। और ये इंपॉर्टेंट है। If the owner, agent or manager of the mine objects to a notice sent under subsection 1 of by the chief inspector, or to an order made by the chief inspector under subsection 1A, 2 or 3, he may, within 20 days after the receipt of the notice containing the requisition or of the order or other dates of the decision on appeal, as the case may be, send his objection in writing stating the grounds to the central government, which shall ordinarily within 2 months from the date of the receipt of the order refer the same to the committee. तो ओनर, एजेंट और मैनेजर क्या कर सकते हैं? जो भी ऑर्डर है, जो चीफ इंस्पेक्टर ने ऑर्डर लिया है, जो भी ऑर्डर पास करा है नोटिस के अगेंस्ट या किसी अपील के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास करा है, अगर ओनर, एजेंट और मैनेजर चाहे तो उस ऑर्डर पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? उस ऑर्डर, जब भी वो ऑर्डर पास हुआ है उसके 20 डेज के अंदर, आफ्टर द डेट ऑफ द डिसीजन, जो ऑर्डर पास हुआ है या वो ऑर्डर रिसीव हुआ है टू द ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो जिस दिन भी उनको वो रिसिप्ट, मतलब ऑर्डर की जो ऑर्डर था, जो नोटिस था, उसकी कॉपी मिली है, उसका इंफॉर्मेशन मिली है, या अगर अपील है जिसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन है, वो अपील जब पास हुआ, उस अपील का जिस दिन डिसीजन आया है उस दिन से 20 डेज के अंदर वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। उस ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन में ग्राउंड्स होंगे जिस ग्राउंड पे वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, टू हुम? टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? विद इन द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन, वो वही ऑब्जेक्शन को रिफर करेगी टू द कमिटी।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो. Notice to be given of accident, section 23. Wherever there occurs in or about in a mine an accident causing life or serious body injury or an explosion, ignition, spontaneous heating, outbreak of fire, influx of inflammable noxious gases, breakage of ropes, chains, other gas, or overwinding of cages or other means of convenience, premature collapse of any part of the working, or any other accident which may be prescribed, the owner, agent, or manager of the mine shall give notice of the occurrence to such authority in such form within such time as prescribed, and he shall simultaneously post one copy of the notice on the special notice board in the prescribed manner. तो in particular इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आई एम सॉरी, ये जो इंसिडेंट्स अभी अकर हुए हैं, डेंजरस इंसिडेंट्स, इसके अगेंस्ट में, इससे रिलेटेड जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है वो क्या करेगा, नोटिस देगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसमें, और वो एक कॉपी उस नोटिस की क्या करेगा, उसको जो भी स्पेशल नोटिस बोर्ड है उस पर भी लगाएगा in the prescribed manner at place where it is may be inspected by the trade union officials. मतलब एक ऐसी प्लेस पे लगाएगा जहाँ पर देखी जा सके, पढ़ा जा सके. And shall ensure that the notice is kept on the board for not less than 14 days from the date of posting. जिस दिन भी उस नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस पोस्ट हुआ है उस दिन से एटलीस्ट कम से कम 14 दिन तक वो नोटिस वहाँ रहेगा. Where there occurs in or about in a mine an accident causing reportable injury to any person, the owner, agent or manager of the mine shall enter in the register such occurrence in the prescribed form, and copies of such entries shall be furnished to the inspector once in a quarter. Where a notice given under subsection 1 relates to an accident causing loss of life, the authority shall make an inquiry into the occurrence within 2 months. तो अगर जो नोटिस था, जो हमने बताया कि अगर कोई ऐसे ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो नोटिस बोर्ड में भेजना है, जो नोटिस बोर्ड में पोस्ट करना है, अगर वो नोटिस डेथ से रिलेटेड है तो उस केस में क्या होगा, वो जो अक्रेंस है जिसकी वजह से डेथ हुई है उस दिन से 2 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन भी अथॉरिटी को नोटिस मिला है उस दिन से 2 मंथ्स के अंदर, डेथ के केस में 2 मंथ्स के अंदर क्या होगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट होगी. इफ द अथॉरिटी इज नॉट द इंस्पेक्टर ही शैल कॉज द इंस्पेक्टर टू मेक द अथॉरिटी. तो अगर अथॉरिटी इंस्पेक्टर नहीं है तो इंस्पेक्टर को वो बोलेगी कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करवाए. इट मीन्स कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी किसकी है, इंस्पेक्टर की. और जिस दिन भी उनको नोटिस का इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो डेथ हुआ है, एक एक्सीडेंट अकर हुआ था और उसके बाद डेथ हुई है किसी वर्कर की, उस दिन से 2 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है, लुकिंग इनटू द मैटर कि क्यों डेथ हुआ, क्या किसका फॉल्ट था, कौन फॉल्ट में था, किसकी गलती थी, किसका नेग्लिजेंस का एंड ऑल. The central government may, by notification in the official gazette, direct that the accident other than those specified in subsection 1 and 1A, which causes bodily injury resulting in the enforced absence of person injured for a period of exceeding 24 hours, shall be entered in a register in a prescribed form. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्ट करेगी कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कौन सा, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 and 1A, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1, इस पे जो है इसके अलावा कोई ऐसा एक्सीडेंट अकर होता है, कोई ऐसी जो बॉडीली इंजरी, जिसकी वजह से बॉडीली इंजरी होती है, और जो वर्कर है या वो पर्सन है जिसको वो हुआ है, वो 24 आवर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, मतलब एक दिन के बाद, फॉर अ पीरियड 24 आवर्स के बाद तक उसका जो एब्सेंस है, मतलब वो जो इंजरी है 24 घंटे के बाद भी रहती है कंटिन्यू, तो वहाँ पर वो जो इंजरी है उसके बारे में एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए. Wherever there occurs in or about in a mine an accident causing loss of life or serious bodily injury, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of chief inspector or inspector. तो जहाँ भी वो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ था या सीरियस बॉडीली इंजरी हुई थी, उस प्लेस को टच नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता चीफ इंस्पेक्टर के अराइवल से पहले या उनकी कंसेंट से पहले.
to whom the notice of the accident is required to be given under subsection 1 of 23 unless such disturbance or alteration is necessary to prevent any further accident. हाँ, अगर वो particular accident की प्लेस पे जो डिस्टर्बेंस है, जो प्लेस है, उसको तब तक डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता या छेड़खानी नहीं किया जा सकती अगर आप फर्दर एक्सीडेंट, सपोज कुछ और, जैसे एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की वजह से कोई डेथ हो गई, कोई सिवियर इंजरी हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस प्लेस को आप टच नहीं कर सकते ताकि इंक्वायरी होगी तो कोई प्रॉब्लम ना हो इंक्वायरी में। लेकिन अगर उस प्लेस को आपको टच करना पड़ा है, क्यों? क्योंकि आपको फिर एक फर्दर जो एक्सीडेंट होने वाला है उसको आपको बचाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। Provided further that where the chief inspector or the said inspector fails to inspect the place of accident within 72 hours at the time of accident, work may resume at a place of accident. तो अगर उस पर्टिकुलर प्लेस जिसको बोला गया कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, अगर चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर उस जगह को इंस्पेक्ट करने में फेल हो जाता है विद इन 72 आवर्स तक इंस्पेक्शन नहीं होता, तो फिर उसके बाद वहाँ पर काम रेगुलरली हो सकता है। Power of government to appoint court of inquiry where an accident of the nature referred to in any clause of section 23 occurs in a mine, the central government may, if it's of the opinion that formal inquiry into the cause is necessary, appoint competent person to hold such inquiry and may also appoint one or more person possessing legal special knowledge to act as accessor. तो सबसे पहली बात, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करेगी जो इंक्वायर करेगा मैटर को कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, किसका फॉल्ट था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके साथ साथ वो कोई और ऐसे पर्सन, एक या एक से ज़्यादा पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है जिसके पास स्पेशल एंड लीगल नॉलेज होगी, जो एज अ एक्सेसर उस पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो मेन पर्सन है इंक्वायरी करने वाला, उसको एज अ एसेसर उनके साथ देगा। The person holding an inquiry under this section shall make report to the central government. और जो पर्सन इंक्वायरी होल्ड कर रहा है, इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहा है, जो वो किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या स्टेप्स फर्दर लेने हैं। Notice of certain diseases where any person employed in mine contracts any disease notified by central government in the official gazette as a disease connected with mining operation shall send, the owner, agent or manager of the mine shall send notice to the chief inspector. अगर कोई पर्सन जो माइन में काम कर रहा है जिसको कोई डिजीज हो जाती है, और वो डिजीज कौन सी है, विच इज कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस, जो काम माइनिंग में हो रहा है उस काम से ही कनेक्टेड है वो डिजीज, तो फिर उसकी जानकारी ओनर, एजेंट या मैनेजर किसको देगा, चीफ इंस्पेक्टर को देगा, और फिर वो बाद में फर्दर इंक्वायरी करेंगे। इफ एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर attends on a person who is or has been employed in a mine and who is believed to be suffering from certain disease, the medical practitioner shall without delay send a report in writing to the chief inspector. तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, उस पर्सन को अटेंड करेगा जिसको उसको लगता है कि हाँ इसको कोई डिजीज़ हो सकती है, उसका पूरा एग्जामिनेशन करेगा और रिपोर्ट किसको सेंड करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। अच्छा, उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा हम इसको पढ़ते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, डिजीज, उस पेशेंट को कौन सी डिजीज हुई है, वेयर द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 2 इज कंफर्म टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर बाय सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन और अदरवाइज द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नोटिफाइड। तो सर्टिफाइड सर्जन के सर्टिफिकेट के बाद ये पूरा कंफर्म होगा कि हाँ वो पर्सन क्या है, उसको डिजीज हुआ है, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज। The chief inspector shall pay to the medical practitioner such fee as prescribed. If any medical practitioner fails to comply with the provisions of subsection 2, he shall be punishable with the fine of 50 rupees. तो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी उसकी ड्यूटी है, अगर उस ड्यूटी को करने में वो फेल हो जाता है तो फिर उसको 50 रुपीज़ का फाइन पड़ेगा। Hours and limitations of employment, chapter 6. वीकली डे ऑफ रेस्ट, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन 6 days। तो एक हफ्ते में 6 दिन से ज़्यादा काम करने की इजाज़त, अलाउड, परमिशन नहीं है किसी भी पर्सन को।
compensatory days where in pursuance of action under section 38 or as a result of exempting any mine or a person employed therein from the provision of section 20, any person employed therein is deprived of any weekly day of rest for which provision is made, he may shall be allowed within the month in which such days of rest were due to him or within 2 months immediately following that month compensatory day of rest. तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई एक एम्प्लॉय को, जो भी वर्कर है, उसको हफ्ते में जो एक हॉलीडे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 6 दिन ही काम कर सकता है, तो जाहिर सी बात है 7th डे उसको फुल डे का रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से उसको वो दिन डिप्राइव किया जाता है, उसको काम पे बुलाया जाता है, तो फिर ये उसका राइट है कि उसको कॉम्पनसेटरी डे ऑफ रेस्ट मिले। अब वो कॉम्पनसेटरी डे ऑफ रेस्ट कब मिलेगा? जैसे सपोज मई में उसका एक हफ्ते में उसको रेस्ट नहीं मिला था, तो उसी मई में, उसी मंथ में उसको एक कॉम्पनसेटरी दूसरे कोई अदर दिन क्या होगा, उसको एक कॉम्पनसेटरी हॉलीडे मिल जाएगा। और अगर किसी भी कारणवश उस पर्टिकुलर मंथ, जिस मंथ में उसको वो डे ऑफ रेस्ट डिप्राइव किया गया था, उस मंथ उसको कॉम्पनसेटरी डे ऑफ रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आने हैं, 2 मंथ, विदिन 2 मंथ्स, मतलब जून और जुलाई में उसको मई में जो डिप्राइव था उसको दिन का एक पूरे हफ्ते में एक छुट्टी उसको मिल जानी चाहिए। तो इधर इन दैट मंथ, जिस मंथ में उसको वो डिप्राइव हुआ है, या उसके जो सक्सेसिव जो मंथ हैं, जो आने सब्सिक्वेंट मंथ्स है 2 मंथ्स, उसमें उसको मिल जाने चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान में रखना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द डे ऑफ रेस्ट फ्रॉम विच द प्रोविजन इज मेड शैल बी अलाउड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मतलब प्रिस्क्राइब कर सकती है कि उसको कैसे कैसे डे ऑफ रेस्ट मिलने चाहिए। Hours of work above the ground. No adult employed above ground in a mine shall be required allowed to work for more than 48 hours in any week or for more than 9 hours in a day. तो कोई भी पर्सन जो अबव ग्राउंड काम कर रहा है माइन में, उसको एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं होगा और एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा करना अलाउड नहीं होगा। Subject to previous approval of Chief Inspector, the daily maximum hours specified shall be exceeded in order to facilitate the change of shift. तो एक अगर आपको exceed करने हैं जो डेली आपको आवर्स मिले हैं उसको, जैसे 9 आवर्स से ज़्यादा या 48 आवर्स से ज़्यादा, तो फिर आपको चीफ इंस्पेक्टर की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। The period of work for any such adult shall be so arranged along with his interval of rest that they shall not in any day spread over more than 12 hours, and he shall not work for more than 5 hours continuously before he has had an interval of rest for at least half an hour. तो spread over कितना होगा including rest period? 12 hours का, और लगातार 5 घंटे काम कर सकता है और 5 घंटे के बाद उसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर है एक दिन में। तो मतलब कंटिन्यूसली वो 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसको 5 आवर्स के बाद आधे घंटे का रेस्ट पीरियड मिलना ज़रूरी है। और स्प्रेड ओवर कितना है? इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ रेस्ट, जो इंटरवल ऑफ रेस्ट है उसको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो स्प्रेड ओवर कितना मिलेगा उसको? 12 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर फॉर एनी रीज़न टू बी रिक्वायर्ड इन राइटिंग and subject to such condition as may deem fit to impose permit the spread over to extend over a period not exceeding 14 hours. तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में चीफ इंस्पेक्टर कैसे कर सकता है इन राइटिंग में, जो कोई कुछ सिचुएशन में ये ग्रांट कर सकता है जो स्प्रेड ओवर है वो एक्सटेंड हो जाए, बट 12 आवर्स से एक्सटेंड होकर कितना हो सकता है? 14 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट माइंस एक्ट का ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड यस, बाय बाय।